आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट नैनीताल से प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर शशि तिवारी। तो डॉक्टर शशि तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। डॉक्टर शशि तिवारी एक लंबे अरसे से कृषि विज्ञान केंद्र का हिस्सा रही हैं और पंतनगर जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो कहीं ना कहीं जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन सभी को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय देख रहा है। तो आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर जो डिजिटल कृषि है वो क्या है और किस तरीके से ये कृषकों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि कई बार क्योंकि हम सभी के लिए ये विषय अपने आप में एक नया विषय जैसा लगता है, क्योंकि कृषि सभी जानते हैं। लेकिन ये जैसे अगर बात की जाए डिजिटल कृषि की, तो डिजिटल कृषि क्या है और किस तरीके से इसे आसान शब्दों में समझा जा सकता है? तो आज का विषय थोड़ा-सा अलग हटके है और जो कि हमारे कृषकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि डिजिटल कृषि ये क्या चीज़ है? डिजिटल कृषि ये है जैसे कि हम अपने सभी परिवेश में डिजिटाइज़ेशन देख रहे हैं। आपको और सरल भाषा में बताऊँ तो आप घर में भी आज सामान खरीदना होता है तो बच्चे जो है मोबाइल से ऑर्डर करके मँगा लेते हैं। आपको पेमेंट करनी होती है तो आप मोबाइल से कर लेते हो और आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। इस तरीके के जितने भी काम होते हैं या कोई आपको नई सूचना लेनी है तो उसके लिए आपको उसके रियल स्थान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और आपके अपने फ़ोन के माध्यम से जो है वो सारा काम हो जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ेशन कहा जाता है। जब हम कृषि का डिजिटाइज़ेशन की बात करते हैं तो उसका मुख्य रूप ये है कि कैसे हमारे कृषक को ये फ़ायदा हो कि वो जो काम करने जा रहा है, जो कृषि में फसल बोने जा रहा है, उससे उसको कितना फ़ायदा होने वाला है। कल का मौसम कैसा रहने वाला है, जो उसने बीज बोया है उसकी क्या उपज होगी और उपज होने के बाद उसका मार्केट में क्या भाव होगा। या और सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो ये स्थिति का जो है वो ज्ञान करना और उस ज्ञान के आधार पर जो है भविष्य में उस कृषक को कितना कृषि से लाभ होने वाला है, ये है डिजिटल कृषि। और अब हम इसके कुछ मुख्य घटकों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला होता है, देखिए, स्मार्ट कृषि। आजकल हर चीज में आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है, जिससे कि अगर आपका श्रम लग रहा है तो वो कम लगे और आपको मुनाफा ज्यादा हो, आपका पैसा लग रहा है तो वो भी कम लगे और आपको मुनाफा ज्यादा हो। ठीक इसी तरीके से कृषि में भी अब स्मार्ट कृषि करने की जरूरत होती है। स्मार्ट कृषि का मतलब ये कि आपका निवेश कम से कम हो, चाहे वो श्रम के रूप में है, चाहे वो कृषि निवेश के रूप में है, लेकिन उससे उत्पादन आपको ज्यादा से ज्यादा हो। इसी प्रक्रिया को हम डिजिटल कृषि कहते हैं। और इसका सबसे पहला घटक है कि इसके माध्यम से जो है किसान रजिस्ट्री का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उससे प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे हो जाता है और इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाने से किसान को जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं कृषि से संबंधित, वो उससे अपने आप ही उसका कनेक्ट हो जाता है और उसकी आवश्यकता अनुसार उसको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लिखने की या फॉर्म भरने की, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है और उसको उन कृषि सुविधाओं का फायदा मिलता है। और डिजिटल कृषि की शुरुआत 2021 सितंबर में की गई डिजिटल कृषि मिशन के साथ। और इसके मुख्य उद्देश्य यही थे कि हमारा किसान जो है जितनी भी हमारी सरकार योजनाएं चलाती है उसका उसे पूरी तरह ज्ञान हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं सरकार अपने माध्यम से योजना चलाती है कृषकों के लिए लेकिन उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन डिजिटल कृषि के माध्यम से, जिसका एक सबसे मुख्य बिंदु है कि किसान का रजिस्ट्रेशन, एक तो होते हैं आधार नंबर और आपके बाकी मोबाइल नंबर, इन सारी चीजों के अलावा कृषक रजिस्ट्री नंबर भी होता है। किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से इस पोर्टल पर किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो जब भी कोई कृषि संबंधी योजना आती है उससे उसको लाभ का पता चल जाता है। जैसे बैंक की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान के लिए ऋण है, और बीज संबंधी, कृषि निवेश संबंधी ये सारी योजनाएं जो होती हैं उनका लाभ जो है हमारे किसान भाई इस माध्यम से डिजिटल कृषि का प्रयोग करते हुए वो आराम से उठा सकते हैं।
जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की बात बताई, क्या इसके अलावा और भी इसके कुछ घटक हैं जो कि हमारे श्रोताओं के लिए आप। हाँ, हाँ, इसके और भी मुख्य घटक ये हैं कि सबसे पहली बात तो है कि ये हमारी जो डिजिटल कृषि है, वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा डेटा का पारिस्थितिक यंत्र है, जिसके माध्यम से जो एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, वो हमारे किसानों तक जो है उनकी समस्याएं उस तंत्र तक पहुंचाता है और समाधान जो है वो वापस फिर से किसानों तक पहुंचाता है। इसका सबसे आपको जीता जागता हमारे कृषि विभाग, जो कि कृषि अनुसंधान परिषद है, वो किसान सारथी नाम का एक ऐप है और हम सभी कृषि वैज्ञानिक उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। और किसान जो है उस के माध्यम से, ये जरूरी नहीं है कि वो उसी समय वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे मिलने आए, क्योंकि इस ऐप का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो किसान अपनी कृषि संबंधी समस्या उस ऐप पे डाल देता है। मान लीजिए अगर वैज्ञानिक उपलब्ध हैं तो वो उसका तुरंत ही जवाब दे देते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं और वार्तालाप हो जाता है। लेकिन कई समय ऐसा होता है कि हम वैज्ञानिकों को और भी कार्य रहते हैं, तो आपने उन्हें समस्या डाल दी, तो जब टाइम वो ऐप देखते हैं तो उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल जाता है। इससे क्या होता है कि किसान की भी समय का बचत होता है और जो कुछ भी हमारी नई, कई बार हमारे पास कोई नई जानकारी आई, कोई नई रिसर्च आती है जो कृषि संबंधी, जो हमें लगता है किसानों के लिए हमारे ये बहुत ही लाभदायक है, तो किसान सारथी के माध्यम से जितने भी हमारे कृषक उसमें रजिस्टर्ड होते हैं और हम उस सूचना को अपने किसान सारथी ऐप पे डालते हैं, तो वो सीधे सीधे किसानों के पास पहुंच जाती है। ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो डिजिटल कृषि है वो किसान सारथी के माध्यम से भी जो है हमारे जो कृषक हैं और जो पशुपालक हैं उन सभी की मदद कर रहा है, और जो उनकी कई सारी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से इस ऐप के माध्यम से भी जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो बड़े सुगमता के साथ कृषक तक या पशुपालक तक उसकी समस्या का समाधान पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो ये डिजिटल कृषि है, डिजिटल कृषि किसानों की आय जो बढ़ाने में सहायक हो रही है, तो ये हाँ, किस तरीके से काम कर रही है खास तौर पर, और कैसे और किस हद तक किसानों की आय इससे बढ़ रही है। सबसे पहले तो डिजिटल कृषि के माध्यम से जो बड़े उपकरण होते हैं, जैसे कि कीटनाशक का स्प्रे है गांव में, मान लीजिए किसी फसल में कोई बीमारी आती है, तो एक किसी गांव में अगर होगा तो सभी के खेतों में होगी। लेकिन अब जो पारंपरिक तरीका था वो यही होता है कि हर किसान अपनी दवाई खरीद के लाता है, सब अलग अलग स्प्रेयर से, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन अब इस डिजिटल कृषि मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने जो है ड्रोन की व्यवस्था कर रखी है। तो इस ड्रोन की व्यवस्था से क्या होता है, जो दवाई का छिड़काव करना है वो एक ही बार में सारे पूरे एक गांव का है, मान लीजिए क्लस्टर में लोगों ने ये ड्रोन खरीदा हुआ है और उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कैसे इसको चलाया जाए। तो एक ही बार में जो है सारे कृषकों में एक बड़े क्षेत्र में जो है उस समस्या का समाधान हो जाता है और इससे समय भी कम लगता है और हर एक को जुड़ने की जरूरत भी नहीं होती है। और आपको एक मुख्य लाभ और बताऊं, इससे जो है मिट्टी की जांच भी बहुत आसानी से होती है। डिजिटल कृषि के माध्यम से ऐसे उपकरण आ गए हैं कि अब आपको मिट्टी को पूरा खोद के जांच कराने देने की जरूरत नहीं होती है। वो सेंसर होता है उनमें, आप जब उस एरिया में उस सेंसर को लेके जाते हैं तो वो मिट्टी की पूरी प्रोफाइल बता देता है कि इसमें इतना 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 ये खनिज लवण है, इतनी नमी है, और अगर आप ये फसल जो बो रहे हो तो आपको इस तरीके की खाद चाहिए होगी, अगर दूसरी फसल बो रहे हो तो आपको इस तरीके की खाद चाहिए होगी। तो इन चीजों से जो है अब लागत कैसे कम होगी, जब आपको पता ही नहीं है तो आप सभी तरीके की खाद उसमें डालते हो जिससे कि खर्चा बढ़ता है। मुख्य रूप से हमारे किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि हमारी कृषि में लागत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सारे कीटनाशक और बीज, ये सारी चीजें बहुत ही महंगी आती हैं। तो इनके दाम को कम करने के लिए थोड़ा पारंपरिक तरीके, जिसको कि हालांकि थोड़ा डिजिटल से हटके है, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी अभी हमारा बहुत जोर है और हमारे सरकार की तरफ से बड़ी योजनाएं चला ली जा रही हैं। पर उस प्राकृतिक खेती को भी अगर हम डिजिटल कृषि का प्रयोग करते हुए करेंगे तो हमारी कृषि की लागत कम होगी। जब लागत कम होगी, श्रम भी कम होता है, तो इससे जो है किसान को वो मुनाफा जो है वो ज्यादा होता है। हाँ, एक और मुख्य बिंदु है, बाजारीकरण में ये डिजिटल कृषि बहुत ही सहायक है, क्योंकि जब आप अपना उत्पाद बाजार में आपको उसे उतारना होता है,
उस समय में बाजार की स्थिति क्या है और कहाँ कहाँ पे कैसी स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलती है। और सरकार ने वेयर हाउसेस भी बनाए हैं जो कि एफपीओ के माध्यम से चलते हैं, और उन वेयर हाउसेस में सामान सुरक्षित रहता है तब तक कि जब तक कि उसका आपको उचित दाम नहीं मिलता है। तो आप अपने उत्पाद को उचित दाम के मिलने तक से पहले भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं और समय आने पर आप उसका विक्रय करें, ताकि जो आपने लागत लगाई है उससे ज्यादा आपको उसका क्रय मिले। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो कृषक हैं उन्हें अपनी फसल लगाने से लेकर के उस फसल को बाजार तक पहुंचाने तक का पूरा ये जो डिजिटल कृषि है वो किस तरीके से लाभदायक किसानों के लिए हो रही है और किस तरीके से कृषकों की आय इससे बढ़ रही है। अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे उत्तराखंड है, यहाँ कुछ मैदानी इलाके हैं तो कुछ पर्वतीय इलाके भी हैं, तो क्या पर्वतीय इलाकों में या मैदानी इलाकों में कुछ भिन्नता यहाँ भी इसमें देखने को मिलती है? सबसे बड़ी भिन्नता का अब जैसे हम डिजिटल कृषि की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह जानकारी को बढ़ाने के लिए ही है। इसके लिए इंटरनेट का आवश्यक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारे थोड़ा बहुत दूरस्थ स्थान के जो पर्वतीय क्षेत्र में कृषक होते हैं, तो इंटरनेट की सुविधा ना हो पाने की वजह से उनको थोड़ी ये सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इसकी मदद के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय से ही जुड़ा हुआ है। और हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि के सारे वैज्ञानिक, जैसे कि पशुपालन से संबंधित, एग्रोनॉमी से संबंधित, गृह विज्ञान से, पादप रोग से, प्रसार से, जैसे कि मैं स्वयं हूँ, इस तरीके से, और हॉर्टिकल्चर से सारे वैज्ञानिक होते हैं। तो इन चीजों को, जैसे ये अब डिजिटल कृषि भी एक नई चीज है, तो उनकी जानकारी जो है हम कृषि सारथी जो हमारा एक ऐप ये फुल्ली फंक्शनल हो चुका है, तो इनके माध्यम से हम उनकी समस्या भी समाधान करते हैं और जो है उनको नई जानकारी भी देते हैं, जो कि उनको काफी हद तक उनका श्रम और समय और लागत को कम करने में और मुनाफे को बढ़ाने में सहायक होती है। जैसे आपने बात करी कि कई बार जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर इंटरनेट की जो दिक्कतें रहती हैं उसकी वजह से भी कई बार समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए भी किस तरीके से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो किसानों के लिए सहायक हो रहे हैं, पशुपालकों के लिए सहायक हो रहे हैं, ये पूरी बात आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा की। तो डॉक्टर शशि तिवारी, अगर हम बात करें कि इसमें कुछ और भी चुनौतियाँ रहती हैं और अगर वो चुनौतियाँ हैं तो उनके क्या समाधान हो सकते हैं? मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में क्या चुनौतियां रहती हैं, जैसा आपको पता होगा, बहुत छोटी छोटी जोत होती है किसानों की, और वो भी एक नाली यहाँ पे है, फिर दूसरी नाली फिर नीचे है, फिर किसी का वहाँ, बहुत छोटी छोटी जोत वाले होते हैं। तो उतनी छोटी जोत के लिए आपको इतने बड़े तरीके से देखने करने में और जुड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन उसका तरीका ये है कि जैसे अब जो है वातावरण की परिस्थिति जो है उस सारे ही क्षेत्र के लिए एक सी होती है, तो हमारे कृषक जैसे आपस में सहयोग करके समूह के माध्यम से किसी उत्पाद को लगाएं, तो फिर जब सारे लोग एक ही चीज लगाएंगे तो उसका बाजार विक्रय भी अच्छा होगा। थोड़ा सा उनको समूह में जुड़ के, और हमारी जो ये एफपीओज कृषक उत्पादक संघ होते हैं उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो फिर ये डिजिटल कृषि के माध्यम से उनको भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम कोई भी नई चीज जब क्षेत्र में लाते हैं तो उसको पूरी तरह क्रियान्वित होने में समय लगता है, परंतु इस डिजिटल कृषि का उपयोग करने से हमारे कृषकों की आय अवश्य ही दुगनी होगी। तो डॉक्टर तिवारी, आपने हमसे और हमारे सभी श्रोताओं से साझा किया कि किस तरीके से डिजिटल कृषि जो है वो किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है और कैसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी लगातार दे रही है, और किस तरीके से किसान जो हैं, जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, वो किस तरीके से डिजिटल कृषि की सहायता ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें अब चलने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपने साझा करी, कि आपको लगता हो कोई और ख़ास बात इस बातचीत में आनी चाहिए थी और वो नहीं आ पाई है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे कृषक बंधु जो हैं, और देखिए पर्वतों में तो महिलाएं ही ज्यादा कृषि करती हैं, क्योंकि हम लोग अपने पूरे जनपद में हम कृषकों से संबंध में रहते ही रहते हैं, तो हमारी महिला कृषक जो है वो स्वयं सहायता समूह जो बनाती हैं वो एफपीओ से कम जुड़ी होती हैं। काफी हद तक हमने देखा वो जो स्वयं सहायता समूह बनाते हैं ये पैसे इकट्ठा करते हैं और आपस में उसको बांट लेते हैं एक समय पूरा होने के बाद। पर ये अगर एफपीओ से जुड़ जाएं, क्योंकि ये कृषि कार्य ही करती हैं, ये खाली यहाँ तक कि मैं ये कहूंगी कि वो कृषि कार्य ना करें तो कृषि कार्य हो ही ना पर्वतों में, लेकिन अगर ये भी हमारे जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बनते हैं ये एफपीओ से जुड़े
तो फिर ये डिजिटल कृषि के माध्यम से हमारी महिलाओं को भी जो इनके बनाए हुए उत्पाद होते हैं, जैसे कि पारंपरिक उत्पाद, ये बड़ियां बनाती हैं, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, और कुछ फल वगैरह जो कि हमारे पर्वतों पे ही होते हैं, प्लेन्स में होते ही नहीं है, उनकी प्रोसेसिंग करके, उनके प्रोडक्ट, इन सारी चीजों को करके डिजिटल कृषि के माध्यम से जुड़ के ये अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। तो डॉक्टर शशि तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे सभी श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन चलने से पहले हम कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान बंधु हैं या पशुपालक बंधु हैं, अगर उन संभव हो तो वो किसान सारथी ऐप का सहारा लें और साथ ही अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में बने रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद।